सभी को नमस्कार है मेरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पश्चिम चंपारण ज़िले के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज जिला समाहरणालय बेतिया के सभागार में आदरणीय जिला पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में जिले के विभिन्न शिक्षक संघों के अध्यक्षों को भी निमंत्रण दिया गया था और उस बैठक में टीईटी शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण की तरफ से मैं स्वयं राहुल राज जिलाध्यक्ष उपस्थित था। इस बैठक में शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री रविंद्र कुमार सर जी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना श्री कुमार अनुभव जी और जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहे। चूँकि आज की बैठक में क्या हुआ, यह जो बैठक है मतलब इस जिले में पहली बार ऐसा मौका है कि जब डीएम सर के द्वारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है, तो इसको लेकर जिले के सभी शिक्षकों में काफ़ी उत्सुकता और कौतूहल का माहौल है कि आखिर में बैठक में क्या हुआ। तो हम उस पर नज़र डालते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की। चूँकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिले के करीब 9000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन निर्धारण का कार्य जनवरी और मार्च माह से लटका हुआ है और उनको प्रति माह 7 से 15 हज़ार रुपये कम वेतन प्राप्त हो रहा है। जब यह मामला डीएम सर के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि वो एक शपथ पत्र लेकर इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण का कार्य करें ताकि उनका जो एरियर बन रहा है कम वेतन के रूप में वो कम बने। वैसे भी 8 माह से हम लोगों को कम वेतन प्राप्त हो रहा है, तो इस कार्य के लिए हम सभी डीएम सर को धन्यवाद देते हैं। और दूसरा हमारा मुख्य मांग था कि ईपीएफ मद में जो कटौती की गई राशि है वह हमारे ईपीएफ खाते में अद्यतन नहीं की गई है। चूँकि शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ मद में जो राशि की कटौती की गई है, इस मुद्दे को मैंने स्वयं उठाया और काफ़ी मजबूती से रखा ताकि इसका निराकरण हो। और यह मुद्दा जब डीएम सर के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर में इससे तो शिक्षकों को ब्याज की भी हानि हो रही है। इसका जवाब देते हुए स्थापना डीपीओ श्री कुमार अनुभव सर ने बताया कि इस मद में कुछ पैसा था मतलब विभाग के खाते में, जिसको ईपीएफओ द्वारा ब्याज और फाइन के रूप में काट लिया गया है, जिस कारण भुगतान हो नहीं पाया। और पूर्व में भी कुछ पैसा कम मिला है, शिक्षकों खाते में जमा है, जिस पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन वर्तमान में शिक्षकों के ईपीएफ खाते को अपडेट करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा राशि की मांग की गई है और जिले को जैसे ही राशि प्राप्त होती है ईपीएफ का भुगतान कर दिया जाए, उनके खाते में शिक्षकों के खाते में अद्यतन कर दी जाएगी। शिक्षकों ने जो स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था शिक्षा कोष के माध्यम से, इस पर खुद डीएम सर द्वारा स्वयं बताया गया कि चूँकि अब जो भी स्थानांतरण होना है वह जिला स्थापना समिति, जिसके अध्यक्ष स्वयं डीएम सर ही होंगे, उनके नेतृत्व में बनी 8 सदस्यीय कमेटी ही करेगी। तो उनके द्वारा बताया गया कि इस कमेटी का निर्धारण हो गया है और राज्य स्तर से जो गाइडलाइन मार्गदर्शन आएगा उसके आलोक में ही स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए मैं आप सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग स्थानांतरण को लेकर अनावश्यक रूप से अपना आवेदन पत्र लेकर बीआरसी या जिला कहीं भी दौड़ धूप नहीं करें। डिपार्टमेंट द्वारा, विभाग द्वारा जब आपको सूचना दी जाएगी, निर्देश दिया जाएगा, तभी आप अपना आवेदन लेकर कहीं नहीं जाएंगे। आप सभी किसी के बहकावे में नहीं आए। विभिन्न प्रकार के बकाया वेतन, अंतर वेतन जैसे कि चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, ओडीएल, 15% अंतर वेतन, डीएड अंतर वेतन, छठे चरण अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों का अंतर वेतन, मैनाटांड प्रखंड के उर्दू बांग्ला शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि अंतर वेतन या किसी भी प्रकार का बकाया वेतन है जिनका भुगतान अब तक लंबित है, नहीं हो पाया है, उसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि सभी प्रकार के बकाये का भुगतान सितंबर माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जो शिक्षक या शिक्षिका चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश या अन्य कोई अवकाश में जाते हैं तो उसके जाने की सूचना हम लोग विभाग को देते हैं और उस छुट्टी से आने के बाद भी, अवकाश से आने के बाद भी मतलब एक तो उसको स्वीकृत होने में महीनों लग जाते हैं, दूसरा अवकाश से आने के बाद उसका भुगतान होने में महीनों लग जाते हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि अब से इस व्यवस्था में सुधार होगा और कोई भी शिक्षक जैसे ही अवकाश में जाएगा उसका छुट्टी स्वीकृत हो जाएगा और उसको उसका वेतन निर्बाध रूप से मिलता रहेगा। मध्य विद्यालय और उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में वरीय शिक्षक के रहते हुए जो कनीय शिक्षक प्रभार में हैं, उसको लेकर मैंने स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि जो कनीय शिक्षक प्रभार हैं उनकी सूची मंगाई जाएगी और सभी को प्रभार से मुक्त करते हुए वरीय शिक्षक को ही विद्यालय का प्रभारी बनाया जाएगा। नव पदस्थापित जो हमारे प्रधान शिक्षक साथी हैं उनका वेतन चालू करने
नियोजित से प्रधान शिक्षक बने प्रधान शिक्षक साथियों का प्राण जनरेशन करने और प्रभार लेन देन को लेकर जो समस्या आ रही है, इस मुद्दे पर भी मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि इसका समाधान और इसके संबंध में पत्र 1 सप्ताह के अंदर निर्गत हो जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नौतन द्वारा 9 पदस्थापित प्रधान शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश देने में 90 दिनों की बाध्यता लगाई जा रही है, जिसको लेकर मेरे द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को संज्ञान में मामला दिया गया और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि वो स्वयं इस संबंध में कल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे, क्योंकि शिक्षकों को अवकाश नहीं देने का कहीं कोई नियम है, 90 दिनों की कोई बाध्यता नहीं है और उनका अवकाश मिलेगा। चनपटिया प्रखंड के जो करीब 15 शिक्षक हैं जिन्होंने रेगुलर मोड से डिलीट किया है और उनके सेवा पुस्तिका संधारण हेतु सेवा पुस्तिका बीआरसी में पड़ी है, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चनपटिया द्वारा उसका संधारण नहीं किया जा रहा है। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं कल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चनपटिया से बात करेंगे और यह कार्य भी इस सप्ताह में पूरा हो जाएगा। बीपीएससी एवं वैसे शिक्षक जिनका भुगतान HRMS पोर्टल के माध्यम से होता है, उनको बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ता, आवास भत्ता का भुगतान और साथ ही उसका जो बकाया है उसके भुगतान करने को लेकर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि सितंबर माह से इन सभी को बढ़े हुए दर पर वेतन का भुगतान किया जाए। और साथ ही बीपीएससी शिक्षकों के जो वेतन वृद्धि का मामला है, यह ससमय पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 2000 बैच के हमारे जो बड़े भाई बीपीएससी शिक्षक हैं, जो अभी विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद को सुशोभित कर रहे हैं, ये जब उस समय बहाल हुए थे तो उस समय जो स्नातकोत्तर युक्ताधारी शिक्षक थे और उन्होंने स्नातक ग्रेड के रूप में 1 वर्ष की सेवा पूर्ण की थी, तो उनको 31/12/13 को आधार बनाकर ग्रेडेशन बनाकर प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन देना था, लेकिन अपने ज़िले में 31/8/12 को आधार पर प्रोन्नति दी गई और इन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। इस मुद्दे को भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष रखा गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे संज्ञान में यह मामला है कि चूँकि अभी ACP और MSCP का लाभ शिक्षकों को दिया जाना है राघवेंद्र शर्मा वाला मामले में, और इसको देने के बाद हम इस मामले को खुद देखेंगे, यह मेरे संज्ञान में है। और सबसे अंत में है कि विभिन्न साथियों द्वारा यह बराबर कहा जाता था कि विद्यालयों में संसाधन का अभाव, भूमि का अभाव, भवन का अभाव और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि जर्जर हैं। तो इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह चूँकि पहली मीटिंग शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए है, अगली बैठक में हम लोग विद्यालयों के समाधान और उसमें जो कमी है उस पर बात करेंगे। तो इसलिए आप सभी शिक्षक निश्चिंत रहें, अगली बैठक जब भी होगी तो विद्यालयों के रखरखाव स्थिति और उनके संसाधन पर बात होगी। जय हिंद, जय शिक्षक समाज। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, सेवा काल में मृत शिक्षक जिनके आश्रितों ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, इस संबंध में आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त 272 आवेदन में से 47 लोगों का चयन अनुकंपा समिति द्वारा कर लिया गया है और शेष जो बचे हैं उनके लिए 20 और 21 तारीख को जिला स्तर पर एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जिनका नाम नहीं है अभ्यर्थियों का भी जाकर अपनी जो भी उनका दावा आपत्ति उसको रख सकते हैं। और साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा एक चीज़ स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि अगर किसी शिक्षक के आश्रित या परिजन जिन्होंने अब तक अनुकंपा के लिए अपना आवेदन नहीं किया है, वे प्रत्येक महीने की 29 और 30 तारीख तक अपना आवेदन जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराएंगे और उसकी अगली बैठक में उनको भी अनुकंपा का लाभ दिया जाए। तो आप सभी वैसे आश्रित जिनके परिजन सेवा काल में मृत्यु के शिकार हो गए हैं, उन्होंने अब तक अगर आवेदन नहीं किया है तो आप इस माह की 29 तारीख के पहले अपना आवेदन सभी आवश्यक कागजात लगाकर जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करा दे, ताकि इसके बाद जब भी अगली बैठक स्थापना की हो तो आपका नाम भी उस सूची में आ जाए और आपको भी अनुकंपा का लाभ मिल सके।